हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। आज हम लोग स्टूडेंट्स नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस जो आपका अप्रैल 12 को होने वाला है, उसी नॉर्सेट एग्जामिनेशंस में जो हम लोगों ने क्लास 100 सीरीज आपके लिए लेकर के आए थे, उसी क्लास 100 सीरीज में क्लास नंबर 8 में जहां की आपको फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, उससे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 7 क्लासेस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्टीज के थ्रू आपको हर दिन 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जो कि आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वाली क्लास में भी हम लोग उसी नॉर्सेट जो अप्रैल में आपके लिए होने वाला है, उसी नॉर्सेट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग्स के टॉपिक से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एंटर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिन एस्टर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिन एस्टर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट का मतलब होता है वैसे ड्रग जिनके पास एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटीज दोनों हो, यानी रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करे और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस कराए, उससे हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। कोलिन एस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन में एसिटेट प्लस कोलिन प्लस एस्टर, इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोलिन का। तो इस एसिटाइल कोलिन जो कि आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जिसको मस्कैरिनिक या तो निकोटिनिक रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, उन मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट बाइंड करने का काम करते हैं जी। एसिटाइल कोलिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोलिन एस्टर डेरिवेटिव से है जी। एसिटाइल कोलिन इज अ कोलिन एस्टर दैट एक्ट एज अ डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट स्टिमुलेटिंग मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को क्या कहता है जी, पोटेंशिएट करता है। पिलोकार्पिन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है बट बिलोंग टू द अल्कलॉइड कैटेगरी, अल्कलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोलिन एस्टर डेरिवेटिव्स नहीं है। नियोस्टिग्मिन एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम को यह क्या कहता है जी, इनहिबिट करता है रिवर्सिवली। डाइफ्लो इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग है जी, ये भी आपको इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is an irreversible anticholinesterase drug? अब एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग आप लोगों ने 2 टाइप्स का पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा रिवर्सिबल और एक पढ़ा होगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। इरिवर्सिबल में भी आपने पढ़ा होगा कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग कौन सा है, फिजोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, मेलाथायोन या पारिडोस्टिग्मिन। तो चाहे पारिडोस्टिग्मिन हो, चाहे रिवास्टिग्मिन हो, चाहे फिजोस्टिग्मिन हो, ये सब के सब रिवर्सिबल कार्बामेट ड्रग्स के अंडर में आते हैं। तो सर मेलाथायोन जो आपका ड्रग है वो इरिवर्सिबल ड्रग के अंडर में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरीज के ड्रग में आता है। तो मेलाथायोन इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग के रूप में आते हैं। एज अ इंसेक्टिसाइड ये यूज किए जाते हैं इंसेक्ट को टारगेट करने के लिए। ये आपने कोलिनर्जिक ड्रग, जिसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, वहां पर इन ड्रग्स को आप लोगों ने क्या किया होगा, क्लियर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। रिवर्सिबल बट नॉन कार्बामेट, मैंने बताया कि रिवर्सिबल में भी कार्बामेट और नॉन कार्बामेट 2 टाइप्स के होते हैं। यहां पर आपको रिवर्सिबल नॉन कार्बामेट ड्रग्स की बात कर रहा जी। एड्रोफोनियन, नियोस्टिग्मिन, फिजोस्टिग्मिन या कार्बेराइल, कौन से ड्रग हैं जो रिवर्सिबल है बट नॉन कार्बामेट है? तो नॉन कार्बामेट्स के एग्जांपल की बात की जाए तो एड्रोफोनियम, गैलेंटामाइन, ये सब आपके डोनेपेजिल, ये सब आपके नॉन कार्बामेट में आते हैं। एड्रोफोनियम, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, ये सब आपके नॉन कार्बामेट में आते हैं, तो याद रखिएगा। और बाकी नियोस्टिग्मिन, फिजोस्टिग्मिन, कार्बेराइल, ये आपके नियोस्टिग्मिन, फिजोस्टिग्मिन तो आपका कार्बामेट रिवर्सिबल है और कार्बाराइल आपको इरिवर्सिबल ड्रग के अंडर में आता है। Which drug is used for the Alzheimer disease and belong to the non-carbamate reversible anticholinesterase? देखिए, एल्जाइमर डिजीज का मतलब होता है मेमोरी का लॉस होना। एक एज के बाद इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है, उसी को एल्जाइमर कहा जाता है। और एल्जाइमर बेसिकली एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण होता है स्टूडेंट। एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण क्या होता है, एल्जाइमर डिजीज होता है। अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल हम बढ़ा दें पेशेंट के अंदर में तो एल्जाइमर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
यानी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग होता है, जिसको हम कोलिनर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं, वो ड्रग अगर आप दोगे तो पेशेंट को एल्जाइमर ठीक हो जाएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है, ये 4 ड्रग हैं और चारों के चारों आपके इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग के अंडर में है। सारे ड्रग के पास एल्जाइमर की प्रॉपर्टीज ठीक करने की नहीं होती है। तो यहां पर कौन से ड्रग हैं जो एंटी कोलिनिस्ट्रेज कैटेगरी का है और उसके पास एल्जाइमर डिजीज कॉज करने की प्रॉपर्टीज है? तो याद रखिएगा डोनेपेजिल। डोनेपेजिल आपका जो ड्रग है स्टूडेंट, ये आपका नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल एंटी कोलिनिस्ट्रेज इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग कैटेगरीज में आते हैं। तो ये डोनेपेजिल के पास ये क्या है जी, प्रॉपर्टीज है कि आपको ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो डोनेपेजिल इज नॉन कार्बामेट रिवर्सिबल एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग यूज इन एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में ये एसिटाइल कोलिन की कमी को क्या करता है, दूर करने के लिए ड्रग्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। Which of the following is a cholesterol that can be used for the glaucoma? ग्लोकोमा आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, पेशेंट इसमें ब्लाइंड हो जाते हैं और इस डिसऑर्डर में बेसिकली आईज के अंदर में इंट्राऑकुलर टेंशन यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है, यानी एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, मोर देन 21 mm ऑफ Hg हो जाता है, उस कारण से ग्लोकोमा होते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ग्लोकोमा में ना जो म्यूटिक्स कैटेगरी के ड्रग होते हैं जैसे कि पिलोकार्पिन्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, यूज होते हैं। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो ग्लोकोमा में यूज होते हैं, बेथानिकोल, कार्बेकॉल, एट्रोपिन या फिजोस्टिगमिन। तो देखिए एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, एट्रोपिन बिल्कुल भी नहीं होगा, कोलिनर्जिक ड्रग यूज होगा। तो कार्बेकॉल यहाँ पर कोलिनर्जिक ड्रग है जो बेसिकली यहाँ पर यूज हो सकते हैं। पिलोकार्पिन कोलिनर्जिक ड्रग है, ये भी यूज हो सकता है, लेकिन सर एट्रोपिन नहीं होगा। फिजोस्टिगमिन इनडायरेक्ट है इसलिए इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो कार्बेकोल इज अ कोलिनेस्टर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लोकोमा ड्यू टू इट्स कोलिनर्जिक इफेक्ट ऑन द आई। बेथानिकोल कोलिनेस्टर है बट इट इज नॉट यूज, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह में यूज होते हैं लेकिन ग्लोकोमा में यूज नहीं होते हैं। एट्रोपिन तो एंटीकोलिनर्जिक है, बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। फिजोस्टिगमिन रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज है, डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक है, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबली एंटीकोलिनिस्ट्रेज? फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, आपको यहां पर फिर से पूछा जा रहा है कि सर इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एंटीकोलिनिस्ट्रेज कैटेगरी का ड्रग है और इरिवर्सिबल है, यानी कि इरिवर्सिबल यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का ड्रग होगा या तो कार्बामेट का होगा। रिवास्टिगमिन ये आपका रिवर्सिबल में आता है, इकोथायोफेट ये इरिवर्सिबल आता है, गैलेंटामाइन रिवर्सिबल है, एट्रोफोनिया रिवर्सिबल है। तो इकोथायोफेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का ड्रग है, इरिवर्सिबल है। क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा, उसी क्लासिफिकेशन से ड्रग आपको क्या किया गया, पूछा गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट? इनमें से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन से नहीं है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मतलब वो ड्रग जो मस्करनिक या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे एज अ एगोनिस्ट बाइंड करे। आरकोलिन, पिलोकार्पिन, सैरिन या मैथेकोलिन, इनमें से कौन से ड्रग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है? तो सर जो सैरिन आपका है ये बेसिकली वारफेयर एजेंट है, इंसेक्टिसाइड एजेंट है। सैरिन ये आपका डायरेक्ट कोलिनर्जिक नहीं है, इनडायरेक्ट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्ट्रेज ड्रग है, ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग जरूर है, ये रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड नहीं कर रहा है जी, है ना। Which of the following is a naturally occurring alkaloid cholinergic agonist? नेचुरली यानी किसी प्लांट से एज अल्कलॉइड हम इसको ऑब्टेन्ड करते हैं और बेसिकली क्या है जी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे यानी मस्करनिक या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट बाइंड करते हैं। कार्बेकोल, मैस्करीन, नियोस्टिगमिन या कार्बिलॉइड। तो यहाँ पर जो आपका मस्करीन है ये आपका अल्कलॉइड है और इस मस्करीन को हम सर बेसिकली क्या करते हैं, इस मस्करीन के पास क्या है जी, एज अ एगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो मस्करीन इज नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइड, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, फाउंड इन सर्टेन मशरूम, ये मशरूम में बेसिकली देखने को मिलता है मस्करीन। कार्बेकॉल सिंथेटिक कोलिनेस्टर है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रूप में है। नियोस्टिगमिन बेसिकली रिवर्सिबल कार्बामेट कैटेगरी का ड्रग है और कार्बाराइल आपका कार्बामेट्स कैटेगरी का ड्रग है, इरिवर्सिबली, है ना। Which irreversible anticholinesterase is used in the chemical warfare? अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। केमिकल वारफेयर के रूप में यहाँ पर जो ड्रग यूज होता है वो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग यूज होते हैं जिसको हम एंटीकोलिनिस्ट्रेज ड्रग कहते हैं।
इरिवर्सिबल है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का ड्रग है, सैरीन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। देखिए सिंपली यहां पर ना आपको ड्रग की क्लासिफिकेशन, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी के ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जिसको कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको उन्हीं टॉपिक से स्टूडेंट्स यहां पर पूछे गए हैं। अगर वो क्लासिफिकेशन आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। Which reversible anticholinesterase is used in the treatment of Myasthenia gravis? Myasthenia gravis में कौन सा ड्रग यूज होगा? Myasthenia gravis एक्चुअली एक डिसऑर्डर है जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। एसिटाइल कोलिन अपने स्केलेटल मसल रिसेप्टर पे, एनएम रिसेप्टर पे लेस बाइंड करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारे ही एंटीबॉडी के कारण ये हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आता है कि इसकी ट्रीटमेंट कब होगी? जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाए, वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर दे, वो ड्रग माइस्थेनिया ग्रेविस में आपको यूज होगा जी, ठीक ना। तो यहाँ पर गैलेंटामाइन, पारिडोस्टिगमिन, सोमेन, डाइफ्लो, तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिडोस्टिगमिन। ये बेसिकली सर हमारे रिवर्सिबल ड्रग आता है, एंटीकोलिनिस्ट्रेज ड्रग है, यानी इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी एसिटाइल कोलिन के लेवल को ये इंक्रीज करेगा, और एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो मिस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो जाएगा। क्योंकि मिस्थेनिया ग्रेविस हुआ ही इस कारण से है कि एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो गया है। एसिटाइल कोलिन का लेवल जब इंक्रीज होगा स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक मिस्थेनिया ग्रेविस आपका ठीक हो जाएगा। Next question, which neurotransmitter is primarily responsible for the function of the parasympathetic nervous system? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एसिटाइल कोलिन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए क्या होता है? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो जब आपसे सिंपैथेटिक पूछे तो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन करेक्ट आंसर होगा, और जब आपसे पैरासिम्पैथेटिक पूछे तो एसिटाइल कोलिन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर पैरासिम्पैथेटिक पूछा गया है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एसिटाइल कोलिन हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाए उसको कोलिनर्जिक या तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहा जाता है, और वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करे उसको पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वैसे ही सेम अप्रोच, वो ड्रग जो नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन के लेवल को इंक्रीज करे उसको सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहा जाता है, और वो ड्रग जो नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन के लेवल को कम करे उसको हम सिंपैथोलाइटिक ड्रग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following is the effect of the sympathetic nervous system? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में क्या कॉज करेगा? तो सर प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्यूपिल में मिड्रिएसिस कॉज करता है। पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मिड्रिएसिस यानी डायलेशन कॉज करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बिल्कुल गलत। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कौन कॉज करता है? एसिटाइल कोलिन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एड्रेनलिन है वो ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर। एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को कम करता है, एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस ये भी आपका एसिटाइल कोलिन का एक्शन है। नॉर एड्रेनलिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है पेशेंट में। तो सर हार्ट रेट को इंक्रीज करना ये यहां पर मेजर एक्शन दिया गया है। चारों ऑप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सा सिस्टम किसको क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपली आपको याद रखना है कि सर एसिटाइल कोलिन के अपोजिट एक्शन नॉर एड्रेनलिन देगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अपोजिट इफेक्ट कौन देगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देगा। पैरासिम्पैथेटिक आई में मियोसिस यानी पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हार्ट रेट को कम करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है, सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये सब एक्शन आपके किसके हैं जी? एसिटाइल कोलिन के। और इसी का जस्ट अपोजिट एक्शन आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपको नॉर एड्रेनलिन को देखने को मिलेगा। Which system is dominant during stress or emergency situation? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको कहा जाता है? मतलब जैसे मान के चले कि आपको सडन एनर्जी की जरूरत है, अचानक से आपको ऊर्जा की जरूरत है, तो उस केस में कौन से सिस्टम जो है या कौन से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो याद रखिएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के लिए होते हैं। इमरजेंसी या स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं और हमें भागने में, वहां से एनर्जेटिक्स होने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंट
इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है ना। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन के नाम से पैरासिम्पैथेटिक को जाना जाता है, ये रेस्ट और डाइजेस्ट कराएगा जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जीओटी को इंडिपेंडेंटली, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सर आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों है, और ये डिफरेंट कंडीशंस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज सीन इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन कौन कॉज करता है, एड्रीनलिन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सर ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये आपका जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की भी प्रॉपर्टी किसके पास है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीज प्रेस्टाल्टिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रेस्टाल्टिक मूवमेंट को, फूड को नीचे लेकर के जाने में ये हेल्प करता है, कौन, एसिटाइल कोलिन। दैट्स वाई करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डिक्रीज सलाइवा, डिक्रीज सलाइवा नहीं, सलाइवा का सिक्रीशन को बढ़ाता है, स्वेट के सिक्रीशन को बढ़ाता है, टीयर्स के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ये सबका फॉर्मेशन पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का एकमात्र आंसर यहां पर करेक्ट है कि प्रेस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है, बाकी सारे आंसर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे थे, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द प्यूपिल ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जब एसिटाइल कोलिन एक्ट होगा हमारे आईज पे तो प्यूपिल क्या होगा, तो प्यूपिल में एसिटाइल कोलिन जब एक्ट करता है तो मियोसिस इफेक्ट देखने को मिलता है। मियोसिस मतलब प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा तो मिड्रिएसिस होगा, यानी प्यूपिल को डायलेट किया जाएगा। तो सर प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि सर जब प्यूपिल पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की बात की जाए जब आईज के ऊपर, तो प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, यानी मियोसिस इफेक्ट देखने को मिलेगा। एसिटाइल कोलिन क्या करता है जी, मियोसिस कॉज करता है। Which of the following drug increase the activity of the sympathetic nervous system? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को कौन इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को इंक्रीज कौन करता है, कोलिनर्जिक, सिंपैथोलाइटिक, एड्रीनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक। बताइए कौन से ऐसे सिस्टम है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, तो सर सिंपैथेटिक सिंपैथोमाइमेटिक जो ड्रग होंगे बेसिकली, यानी जो एड्रीनर्जिक ड्रग होगा, एड्रीनर्जिक ड्रग को हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहेंगे। सिंपैथोमाइमेटिक एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और सिंपैथोलाइटिक एड्रीनर्जिक सिस्टम को कम करेगा। वैसे ही पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एसिटाइल कोलिन की प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथोलाइटिक उसका क्या करेगा, कम करेगा। ये सिंपल सा इसका एक्टिविटीज का मीनिंग्स है, याद रखिएगा, ड्रग्स इसी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, which of the following drug decrease the activity of the parasympathetic nervous system? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को डिक्रीज कौन करेगा, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथोलाइटिक डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कौन करेगा, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक। और पैरासिम्पैथोलाइटिक को हम क्या कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक। एसिटाइल कोलिन के अपोजिट जो एक्शन दे उसको क्या कहेंगे, एंटी कोलिनर्जिक। तो ऑप्शन नंबर सी एंटी कोलिनर्जिक, इसको हम पैरासिम्पैथोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं। ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट और फ्लाइट, होम्योस्टैसिस या रिफ्लैक्स एक्शन। देखिए रिफ्लैक्स एक्शन आपको कौन मेंटेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। होम्योस्टैसिस रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है। फाइट एंड फ्लाइट एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रेस्ट एंड डाइजेस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसिटाइल कोलिन। यहां पर पूछा जा रहा है सिंपैथेटिक तो फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाएगा। इमरजेंसी में और आपके स्ट्रेस कंडीशंस में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। What happened to the urinary bladder under sympathetic stimulation? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में यूरिनरी ब्लैडर का क्या स्थिति होती है, क्या वहां पर चेंजेस आता है जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, यानी जब एड्रीनलिन होंगे। एड्रीनलिन क्या करेगा, इंक्रीज डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन, डेट्रूसर मसल रिलैक्स करेगा, या इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनरी अर्जेंसी। देखिए यूरिनरी को इंक्रीज करने का काम एसिटाइल कोलिन यूरिन बाहर करता है और नॉर एड्रीनलिन यूरिन को स्टोर करवाता है, ठीक है ना। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूरिन को स्टोर कराता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूरिन को रिलीज कराता है। तो यूरिन को यहां पर क्या करेगा, तो डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करेगा ताकि यूरिन वहां पर क्या हो, स्टोर हो, रिटेन कर सके। ये काम किसका है जी,
तो आपका सिंपैथेटिका। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रूसर मसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, रिड्यूसिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन को कम करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा जी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज ट्रू। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से रिलेटेड यहां पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया। कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन और कॉज प्यूपिल डायलेशन। तो सर बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा बिल्कुल भी नहीं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज करेगा या प्यूपिल डायलेशन। यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज नॉट ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा यहां पर पूछा गया है ट्रू। तो सर गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, यानी एचसीएल के सिक्रीशन को क्या करता है, तो सर ये इंक्रीज करने के लिए बेसिकली जाना जाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हार्ट रेट को कम करता है, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। तो सर केवल गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करना, एचसीएल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पैरासिम्पैथेटिक का प्रॉपर्टीज है। वेसोकंस्ट्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, सिंपैथेटिक का। हार्ट रेट का इंक्रीज होना, टेकिकार्डिया किसकी प्रॉपर्टी है, सिंपैथेटिक का। पीपल को डायलेट करना, मिड्रिएसिस किसकी प्रॉपर्टीज है, सिंपैथेटिक का। तो पैरासिम्पैथेटिक का एक ही प्रॉपर्टी था कि एचसीएल के सेक्रेशन को इंक्रीज करना। ये यहां पर ट्रू स्टेटमेंट था जो पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड आपसे यहां पर पूछा गया था। Myasthenia gravis is caused due to the deficiency of dysfunction of the which of the following। Myasthenia gravis किसके कारण होता है, अभी जस्ट मैंने क्लियर किया था कि Myasthenia gravis में क्या होता है कि वीक मसल्स हो जाते हैं, मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, आईलिड थोड़ा सा डाउन हो जाता है और उस केसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फेस जो है वो डल दिखाई देता है, खासतौर से आई वाले ड्रूप आई जिसको हम कहते हैं, जो अपर आईलिड होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। किस कारण से, एसिटाइल कोलिन के लेवल कम होने के कारण। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली अपना फंक्शन नहीं कॉज कर पाता है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन का, एनएम रिसेप्टर के नाम से उसको जानते हैं, वो एनएम रिसेप्टर यहां पर स्टूडेंट्स क्या करता है, वहां पर एसिटाइल कोलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, एक्ट नहीं हो पाता, जिस कारण से आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग बेसिकली इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। Which of the following the drug of choice for the diagnosis of myasthenia gravis। myasthenia gravis अगर आपको डायग्नोस करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले को myasthenia gravis या कोलिनर्जिक क्राइसिस है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सर यहां पर हम एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रोफोनियम ड्रग को हम यूज कर सकते हैं। और ये एड्रोफोनियम ड्रग, जब एड्रोफोनियम हम देते हैं पेशेंट को, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका मतलब होता है कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एड्रोफोनियम ड्रग आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। हमेशा याद रखिएगा एड्रोफोनियम ड्रग्स को हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं, किस लिए, इसको हम टेंसिलॉन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये माइस्थेनिया ग्रेविस को पहचानने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। Alzheimer disease is associated with the deficiency of which neurotransmitter। Alzheimer disease जो है ये associated है किस न्यूरोट्रांसमीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज वाली क्लास में बताया, एल्जाइमर डिजीज का मतलब होता है भूलने वाली बीमारी। एक एज के बाद लोग भूल जाते हैं अपना घर, अपना पता, अपना एड्रेस, अपने परिवार, सब फैमिली सब भूलने लगते हैं, उसी को एल्जाइमर कहते हैं। और एल्जाइमर डिसऑर्डर जो होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, आपके सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये बेसिकली सर इसमें क्या होता है, तो एसिटाइल कोलिन की लेवल कम हो जाती है। तो एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण आपको क्या होता है जी, एल्जाइमर डिसऑर्डर होता है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहां पर डोपामिन की कमी होगी तो आपको पार्किंसन होगा, सेरोटोनिन की कमी होगी तो मेमोरी का लॉस नहीं होगा, लेकिन मूड रेगुलेशन यानी डिप्रेशन। ग्लूटामेट बेसिकली एक्साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, एक्साइटेशन के लिए कॉज करता है। सेरोटोनिन आपका मूड रेगुलेट करता है, यानी अगर सेरोटोनिन की कमी होगी तो डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। डोपामिन बेसिकली पार्किंसन डिजीज, यानी डोपामिन की कमी होगा तो पार्किंसन होगा। और एसिटाइल कोलिन की कमी होगी तो एल्जाइमर डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये सब के सब सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। Which of the following drug is commonly used in the treatment of Alzheimer। एल्जाइमर में कौन सा ड्रग होगा, तो अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जो होता है, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करता है, उस ड्रग को हम एल्जाइमर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि एल्जाइमर डिसऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। तो सर डोनेपेजिल, एट्रोपिन, फेनिटोइन या कार्बामेजिपाइन। तो सर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डोनेपेजिल है, ये एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग है, इसी को हम सर ड्रग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एट्रोपिन तो एंटी कोलिनर्जिक है, फेनिटोइन और कार्बामेजिपाइन इन दोनों के पास एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज है, ये एपिलेप्सी को ठीक करता है। फेनिटोइन, कार्बामेजिपाइन एपिलेप्सी को ठीक करता है। एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक है, यूज नहीं होगा। डोनेपेजिल जो है वो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है, यही ड्रग को हम क्या करेंगे,
यूज करेंगे एल्जाइमर को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी जो आपके भूलने वाली बीमारी है उस केसेस में इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉमन सिम्टम्स क्या है? रेस्टिंग ट्रीमर, मसल रिजिडिटी, टोसिस एंड मसल वीकनेस या हाइपर रिफ्लेक्सिया। अगर माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो टोसिस एंड मसल वीकनेस, आपकी आईलिड जो है ना वो थोड़ा सा डाउन रहेगा, हल्का सा डाउन हो जाता है, उसको टोसिस कहा जाता है, और मसल जो है वो वीक हो जाएंगे। यही माइस्थेनिया ग्रेविस का क्या है जी, कॉमन सिम्टम्स है। ये बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण, जैसे देखिए ये नॉर्मल आईज है और यहां पर आप देखेंगे तो टोसिस वाला आईज आपको देखने को मिलेगा, यानी आईलिड जो है वो आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। ये आपको क्या है, टोसिस कहलाता है, और ये माइस्थेनिया ग्रेविस है, एसिटाइल कोलिन के कारण ये देखने को मिलता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कॉज मसल वीकनेस विच इज ऑफन सीन फर्स्ट एज अ ड्रूपिंग आईलिड, इसको ड्रूपिंग आईलिड्स कहा जाता है, एंड फटीग ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, आपका माइस्थेनिया ग्रेविस में कि सर वीकनेस और ड्रूपिंग आइज यानी टोसिस आपको सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस और ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस से पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यानी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसको हम कोलिनोमाइमेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, इस टॉपिक से टोटल इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ड्रग के क्लासिफिकेशन से मिले हैं, और आपको नॉर्थ टेट एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन आपको ड्रग के क्लासिफिकेशन से ही देखने को मिलेगा कि सर कोलिनर्जिक डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग कौन से हैं, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग जिसको हम एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग के नाम से जानते हैं, उसमें आपका रिवर्सिबल ड्रग कौन है, इरिवर्सिबल ड्रग कौन है, रिवर्सिबल में कार्बामेट्स कौन है, नॉन कार्बामेट्स कौन से हैं, इरिवर्सिबल में कार्बामेट्स कौन है, इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का ड्रग कौन सा है, ये सब आपको ड्रग क्लासिफिकेशंस याद करके जाना होगा, तब जाकर के आप इजीली वहां पर क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और नॉर्थ से टेट एग्जामिनेशंस आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और इसी चैनल पे आपको प्रीवियस 7 क्लासेस और मिले होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट को आपको यहां पर डील किया जा रहा है। क्लास 8 में भी आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और फर्दर हर दिन आपको इसी चैनल पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड, अपने जूनियर और अपने सीनियर से इस चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीटीसी एंड सपोर्टिंग जीटीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।